अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, भारत में मोदी जी को हटाने के लिए सारी पार्टियां कुछ न कुछ कर रही हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, और इसके लिए एक दूसरे के खून की प्यासी इस वक्त सब जमातें आपस में जुड़ के बैठ गई हैं और इनके हाथ कुछ नहीं आना, इसलिए कि ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको सिंहासन मिल जाए। लेकिन भारत की जनता ने फैसला कर लिया है कि मोदी जी देश को सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं। इस देश को अगर मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर 1947 में मिल जाता, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अगर भारत के प्रधानमंत्री होते 1947 में, तो मैं समझता हूँ कि 25 साल के अंदर अंदर भारत बहुत बड़ी पावर बन जाता और आज भारत दुनिया की सुपर पावर होता, सबसे बड़ी पावर होता। चाइना, अमेरिका भारत के करीब भी नहीं होते। लेकिन मजबूरी ये रही कि अंग्रेज़ों के एजेंटों को सरकार दी गई और आज 65 साल बाद एक लीडर मिला है जिसको भारत के जनता अब खोना नहीं चाहती। इसलिए ये जो गठबंधन है वो उनके हाथ में टट्टी ही लगनी है और कुछ नहीं लगना। बदनामी इनका मुकद्दर है। इंडिया नाम रख लेने से इस गठबंधन का कुछ नहीं होना, क्योंकि इंडिया तो ब्रिटिश इंडिया भी था, इंडिया तो ब्रिटिश इंडिया कांग्रेस भी थी, तो आज भी इंडिया नेशनल कांग्रेस भी है। तो इंडिया लगाने से इनका तकदीर नहीं बदल जानी। अगर गंगा नहाने से गधे इंसान नहीं बन जाते, गधे के ऊपर लकीरें लगाने से ज़ेब्रा नहीं बन जाता, कुत्ते के ऊपर लकीरें लगाने से टाइगर नहीं बन जाता। ये जो गठबंधन की जमातें हैं ना, ज़रा इनकी पाकिस्तान के एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुशाहिद हुसैन सैयद के मुंह से सुन लें, वो पाकिस्तान के प्रोग्राम में क्या कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर की आज़ादी और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की मिजरीज के खात्मा का रास्ता कैसे निकलेगा जब जंग भी नहीं करते और मुज़ाकरात भी नहीं। पाकिस्तान का रोल बड़ा की है। हमें ये इशू को अब बड़े संजीदा तरीके से, सस्टेन तरीके से इसको लेके चलना है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और कई हिंदुस्तान के लोग आपके साथ सिंपथाइजर भी हैं। अरुंधति रॉय है, ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टीज हैं, दलित पार्टीज हैं। हिंदुस्तान सारे लोग तो नहीं मोदी के साथ ना। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और कई हिंदुस्तान के लोग आपके साथ सिंपथाइजर भी हैं। अरुंधति रॉय है, ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टीज हैं, दलित पार्टीज हैं। हिंदुस्तान सारे लोग तो नहीं मोदी के साथ। तो मसला वही है, भारत के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत की राजनीति में बैठे हुए गंदे कीड़े हैं। भारत का एक इकोसिस्टम है जो 65 साल से जमा होता रहा है। उस गंद को साफ करने में 10 साल काफ़ी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि भारत की जनता को भी, मेजॉरिटी को इस चीज़ का पता है। तो 2024 में भी इस महा ठगबंधन के हाथ कुछ भी नहीं लगना। ये जो महा ठगबंधन है इसमें ज़्यादातर क्रिमिनल हैं। राहुल गांधी अभी वापस पार्लियामेंट में आए हैं, लेकिन जिस किस्म की ज़बान वो पहले इस्तेमाल कर रहे थे अब कर रहे हैं, वो उनका फ्रस्ट्रेशन बताता है। वो जब जाके इंग्लैंड, अमेरिका में, फिर अब पार्लियामेंट में बैठ के जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें अगर आप राहुल गांधी का चेहरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हटा के सोरोस का लगा देंगे तो हमें लगेगा कि हाँ, सोरोस भी यही ज़बान इस्तेमाल करता है। तो वो दुश्मनों की भाषा बोल रहा है और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए। देखें, ये टोटल पॉलिटिक्स जो ओपोजिशन की चल रही है ना, ये अपना डायनास्टिक पॉलिटिक्स बचाने के लिए चल रही है। कहीं एक स्कूल बनाया था, अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था। जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। यही सब तो चल रहा था स्थिति।
সিপিএমের ওপরে কোন শান্তি ছিল? শ্মশানের শান্তি। কংগ্রেস অনেক রাজ্য চালিয়েছ, সিপিএমের সবচেয়ে বড় দোষর আর বিজেপির বড় দোষর, আর পার্লামেন্টে আমাদের সাহায্য চাও, আমরা করবো তাও বিজেপির বিরুদ্ধে, কিন্তু মনে রেখো বাংলায় সিপিএম এর সাথে ঘর করে আমাদের কাছে বাংলায় সাহায্য চাইতে আসবে না। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के बारे में झूठ बोल बोल कर चुनाव जीता है, झूठ बोल कर चुनाव जीता है, और ये पूरी दिल्ली जानती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है और नीतीश कुमार जी इस चुनाव के बाद जैसे पहले डायनासोर्स था अब गायब हो गया है, वैसे ही वो गायब हो गया। करप्शन की दलदल में धंसे ये सब, जिनके ऊपर कई क्रिमिनल केसेस हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, लालू प्रसाद यादव, संथिल बालाजी, पार्था चटर्जी, मदन मित्रा, शरद पवार, नवाब मलिक, संजय राउत, बहुत लंबी लिस्ट है। ये अपनी डायनास्टिक पॉलिटिक्स, अपनी करप्शन की पॉलिटिक्स को बचाने के लिए कल तक जो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, अरविंद केजरीवाल ने लिस्ट बनाई थी भ्रष्टाचारों की कि ये सब भ्रष्टाचार हैं और मैं ज़िंदगी में कभी इनके साथ खड़ा होकर पॉलिटिक्स नहीं करूँगा। आज अरविंद केजरीवाल खुद इनके साथ मिल के चला रहा है। लालू प्रसाद यादव कल कहाँ था, आज कहाँ है। मतलब आप इनका कोई पूछे इनसे कि ये कौन सी इनकी फैक्ट्रियां हैं जिससे कि ये इतना माल बनाया है, इतना सब कुछ बनाया है। अजीज़ दोस्तों, इनकी पॉलिटिक्स इतनी गंदी है। पहले ज़रा गठबंधन के ऊपर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी की बात सुन लें। मैंने कहा कि आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हो, आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। परंतु कम से कम इसके लिए 130 करोड़ की जनता के सामने इतने एक्सपोज न हो। हर बिल आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा, मैं मणिपुर पर चर्चा करने के लिए आता हूं, नहीं मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहां आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है भाई, करो। मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए, सब इकट्ठा होकर देखो सामने बैठे सारे इकट्ठा, और 130 करोड़ की जनता को बताते हैं हमें मणिपुर की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है। हमारी पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं है, केवल और केवल राजनीति में, चुनाव जीतने के लिए राजनीति में है। और बताइए भैया, आप बाहर जाकर मीडिया को, अगर ये नहीं है तो सारे बिल में क्यों एब्सेंट रहे? सारे बिल महत्वपूर्ण नहीं है क्या? सारे बिल महत्वपूर्ण है, आपको रहना चाहिए था। मगर ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिल आपके गठबंधन को क्षति करता है। और मैं एक बात आगे कह देता हूं कि ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है, केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे। मान्य अजीज दोस्तों, बीजेपी को हटाना इनके लिए मुमकिन नहीं रहा है। ये देखें, ये बीजेपी के लोग हैं, आम रैंक से आम कार्यकर्ता, आम वर्कर्स टॉप पोजीशंस पे चले गए। ये किसी और पार्टी में आपको मिसाल नहीं मिलेगी। ये कांग्रेस के राहुल गांधी के पांव छू रहा है सफ़ेद बालों वाला एक पॉलिटिशियन, शायद जिसकी गोद में राहुल गांधी खेलता रहा होगा, सिर्फ इसलिए कि वो राजीव गांधी का बेटा, इंदिरा गांधी का नवासा है, इसलिए वो इंदिरा गांधी का पोता है, इसलिए
इसका हक है लीडरशिप का। तो फिर आम भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अब कांग्रेस ने ना तो किसी चीज़ में डिलीवर किया है और ना उनकी पॉलिटिक्स में दम है, इसलिए अब ऐसी पार्टी जो कि आम देखें, जब पटेल साहब चीफ मिनिस्टर गुजरात का हलफ उठा रहे थे तो एडवाणी साहब कुर्सी पे बैठे थे और मोदी जी उनके आगे ज़मीन पे आम वर्कर की तरह बैठे थे। और सिर्फ 4 साल बाद मोदी जी 5 साल बाद चीफ मिनिस्टर के पद पे बीजेपी ने उनको बिठाया। एडवाणी साहब भी एक आम आदमी थे, मुहाजिर थे, जो पाकिस्तान के शहर सिंध के शहर हैदराबाद में पैदा हुए थे, वो बने। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो बीजेपी ने हमेशा आम लोगों को मौका दिया है। डायनास्टिक पॉलिटिक्स पे ये लोग बिलीव नहीं करते। इनका कांग्रेस का ही हिसाब देख लें तो ये प्रियंका गांधी 35 लोधी स्टेट दिल्ली में किस हिसाब में बंगले में रहती रही है। 2765 स्क्वायर मीटर बंगले की किराया वो 28,000 रुपये देती थी। गवर्नमेंट का रेट था 53,000। आधी कीमत क्यों दे रही थी? कौन सी मिनिस्टर थी या सरकार की पोजीशन थी? सिर्फ इसलिए कि वो इंदिरा गांधी की पोती थी। 2002 में इसने वाजपेयी सरकार को खत लिखा कि ये बंगला मुझे इसलिए मिला है कि मैं एसपीजी प्रोटेक्टी हूँ, कि एसपीजी ने मुझे प्रोटेक्शन के लिए ये दिया है, तो इसलिए मुझे कंसेशन दी जाए। तो 2003 में 28,451 रेंट था, जो कि सिर्फ 8,888 रुपया इसको दिया गया, बाकी कंसेशन दिया गया क्योंकि बहुत गरीब थी बेचारी। तो 2003 से 2020 तक 17 साल तक वो 8,888 रुपया देती रही। 1,700 रुपया पर मंथ इसका किराया बनता है पर ईयर इन 13 सालों में। एक मल्टी बिलियनर जिसने करप्शन से, इसके शौहर ने, इसके ख़ानदान ने इतना माल बनाया, वो ये किस्म की फैसिलिटी हासिल करती रही। वो कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रही, कभी मिनिस्टर नहीं रही। अब राहुल गांधी बंगलों पे कब्जा करता था, इसको हटाया तो इसका बंगला वापस लिया गया, वापस वही बंगला इसको अलॉट हो गया। इनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ ये है कि इंदिरा गांधी के ख़ानदान से हैं। तो इनकी पॉलिटिक्स का ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जो मुफ्त खोरी की आदत लगाई है ना सबको, तो वो अब कांग्रेस भी अपना रही है। मोदी जी आम आदमी को आत्मनिर्भर कर रहा है, उनको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, उनको सेल्फ बिलीफ उनका बढ़ा रहे हैं, उनको काम की तरफ लगा रहे हैं, एजुकेशन की तरफ लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस इनको मुफ्तखोरी पे लगा रहे हैं। उस मुफ्तखोरी का नतीजा ये निकला कि कांग्रेस के अभी रिसेंट में कर्नाटका में जीतने वाले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने इतने ज़्यादा मुफ्त चीज़ों के वादे किए हैं कि अब हमारे पास डेवलपमेंट बजट बचा नहीं है, तो हम कोई भी डेवलपमेंट वर्क नहीं कर सकेंगे। और इस साल कर्नाटका में कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं होगा क्योंकि हमें मुफ्तखोरी लगानी है। 40,000 करोड़ हमें इस साल सिर्फ इसलिए देना है, रखना है साइड पे कि हमने जो मुफ्त में चीज़ें देने का वादा किया है वो देने के लिए, तो हमारे पास बजट बचता ही नहीं है। इस किस्म की पॉलिटिक्स कांग्रेस करती आई है। और अभी आप सिर्फ हमारे इस लीडर की बात देखें ज़रा यार, आप हैरान रह जाएंगे कि यार भारत। Mahatma Gandhi was a great exponent of non-violence, but Mahatma Gandhi ji picked up the idea of non-violence from our great religions, from our great teachers. Mahatma Gandhi picked up the idea of non-violence from ancient Indian philosophy, from Islam. अब आप इस महारथी राहुल गांधी की बात देखें, वो मोदी जी से सवाल कर रहा है कि देश में इतनी गुर्बत क्यों है, जबकि राहुल गांधी की दादी के पिता नेहरू 16 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, राहुल गांधी की दादी 14 साल प्राइम मिनिस्टर रही, राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, राहुल गांधी की माताश्री सोनिया गांधी 10 साल डिफेक्टो
प्राइम मिनिस्टर रहीं, जब एक इंतहाई क्वालिफाइड आदमी मनमोहन सिंह उसके पीछे गुलामों की तरह चलते रहे। और ये मोदी जी से सवाल कर रहे हैं, जबकि मोदी जी के दौर में गुर्बत बाकायदा हटी है, और इतनी घटी है कि 13,500 करोड़ लोग गुर्बत की लाइन से बाहर आए हैं। ये भारत की कोई रिपोर्ट नहीं है, ये यूएन की रिपोर्ट है। यूएन ने इसमें कई बार इसको अप्रिशिएट किया है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है भारत, जरा सुनिए। और देश का विश्वास है कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास है। अब अजीज दोस्तों, अगर आप इस सूरत-हाल में ये देखें कि इस वक्त लेटेस्ट यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि रशिया दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है परचेसिंग पावर के हिसाब से। नंबर 1 पे है चाइना, 30 ट्रिलियन इसकी परचेसिंग पावर है। अमेरिका 25 ट्रिलियन है परचेसिंग पावर। नंबर 3 पे इंडिया है, 11.8 ट्रिलियन इसकी परचेसिंग पावर है। जापान की 5.7, रशिया की 5.3, जर्मनी की। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड बैंक ने जो रिसेंट रिपोर्ट 2022 की जीडीपी रैंकिंग की बताई है, इसमें इंडिया तीसरे नंबर पे है 11.3 ट्रिलियन के, और इसकी इकोनॉमी परचेसिंग डोमेस्टिक परचेसिंग पावर के हिसाब से जापान और जर्मनी से 2.5 गुना, इंग्लैंड से और फ्रांस से 4 गुना ज़्यादा बढ़ी है। और काफ़ी फिगर्स एंड फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रख के आपको बोर नहीं कर सकता। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रोग्रेस है जिसको कोई बीट नहीं कर सकता। ओपोजिशन के पास कोई ना प्लान है ना कुछ है, ये मिलजुल के बस कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मोदी जी को फारिग कर दें। कभी मणिपुर करते हैं, कभी मेवात करते हैं, कभी बंगाल करते हैं, कभी केरला करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और मुसलमानों के साथ, मुसलमान कम्युनल लीडर्स के साथ मिल के एक से कान से हट के दूसरे कान पे लगते हैं। ये अजय चौधरी जी कुछ कह रहे हैं। Yes, this government has taken very good solid decisions, and as far as my area is concerned, which is electronics, they have taken fantastic decisions. For the first time, we are doing exactly what we should have been doing 25 years ago. I wrote many reports for the government, and I kept saying that the electronic import bill of India will be higher than the oil bill. Nobody was listening. All that the politicians used to do or the bureaucrats used to do is to repeat my line. And then somewhere it got dropped off. Now it's happening. Electronics is really happening. We are exporting electronics today, which should have been what we should have been doing many years ago. So I think this government has done very good work. It's not that earlier governments did not. Like Aadhaar was created at the time of Congress. But who took it to its absolute end? Peak. This government. Because through Aadhaar they delivered money to the farmer in 1 minute. Okay, so the implementation is fantastic. They're fast. They're fast. And they think big. Yeah, there's one thing definitely in last, I don't know if that's because of government, that's because of Indians, or that's because of the companies or the people or sentiment. I have no idea why is that, or maybe combination of everything. But around the world, India की image पे ना बहुत बड़े bet लग रहे हैं. Like everybody started seeing India as a positive, big, emerging economy जो अब लोगों को लग रहा है कि it's no more small. मतलब नहीं अब हमको डेवलपिंग कुछ नहीं है. वो तो डेफिनेटली हुआ है. Big game. The brand जो हमको मिली है ना अभी पिछले 5 से 10 सालों में, it's crazy. देखिए, the Indian brand has been created by many Indians. It's not just that it's created by Narendra Modi. Exactly. See, Narendra Modi has done an outstanding job, and I write in my book also that the world's best salesman is Narendra Modi. I have no problem writing that.
But he has done an outstanding job of, whenever he goes abroad, he creates an image for India. Yeah. I mean, the number of people who come to hear him is just phenomenal. Exactly. And this whole concept that they've created, which is of course like a cadre, the RSS cadre, which is Friends of BJP, is amazing. They just gather people in droves and they come to listen to him. Yeah. That's part one. But there's part two also which got created. The Indian mind has been recognized globally. Yeah. So software created that. The scientists created that. The researchers created that. A government organization like ISRO created that. We are leaders in space. You know? So, we are leaders in nuclear. Right? We have done a lot of work in these areas despite sanctions against us. You see? So, I think it's combination of lot of things. It's a combination of lot of things. तो अजीज दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि मोदी जी की इंटरनेशनल स्टैंडिंग हमने देखी, मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी हमने देखी, मोदी जी का डोमेस्टिक डेवलपमेंट वर्क हमने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वर्क देखा, मतलब एजुकेशन की तरफ पाकिस्तान इस वक्त मैं एक एक्सपर्ट की बात सुन रहा था, वो चीख रहा था कि अगले 5 सालों में 4 करोड़ इंडियन स्टूडेंट्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाएंगे। मतलब 4 करोड़। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि मोदी जी हर सेक्टर में इतना ज्यादा काम कर रहे हैं। अब हमारा अपने बीजेपी के कुछ दोस्तों का, कुछ हमारे हिंदू भाइयों का जो बहुत ज्यादा धार्मिक बनने की कोशिश करते हैं लेकिन अपनी सोच को ऊपर नहीं उठाने को तैयार, उनका शिकवा ये रहता है कि बंगाल में हिंदुओं के ऊपर अटैक हुआ, इतने हिंदू मार दिए, मोदी खामोश रहे, मोदी कुछ नहीं बोले। मणिपुर में इतना कुछ हो गया, मोदी कुछ नहीं बोले। खालिस्तानी इतना जब पंजाब में करते रहे, मोदी जी चुप रहे। मेवात में, नूह में इतना, हरियाणा में मामला खराब हुआ, हिंदुओं के ऊपर अटैक हुआ, मोदी कुछ नहीं बोले। आप क्या चाहते हैं, दुश्मनों की जो चाल है उसमें मोदी जी फंस जाएं? देखें, ये हमें भी पता है, सबको जहन में रखना चाहिए कि इंटरनेशनल पावर्स, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, चाइना के ज़रिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक भारत की ब्रांडिंग की जाए कि भारत में जो सरकार है वो कम्युनल सरकार है और भारत में कम्युनल बहुत इशू हैं। भारत को डिवाइडेड जैसे 47 में किया गया, 2 नेशन थ्योरी, अब वापस उसको रंग दिया जा रहा है कि भारत में हिंदू किसी के साथ नहीं रह सकता भाई। कभी क्रिश्चियनों के साथ मणिपुर में लड़ रहा है, कभी मुसलमानों के साथ बंगाल में, केरला में, मेवात में लड़ रहा है, कभी सिखों के साथ लड़ रहा है। ये एक इंटरनेशनल रंग देने की कोशिश हो रही है, वरना आपको अच्छी तरह पता है कि इन सारे उसमें बाकायदा एक साजिश के तहत, एक प्लान के तहत हिंदुओं पे अटैक्स हुए और उसका रिटेलिएशन आया। लेकिन ऐसे में आप अगर मोदी जी भी उसमें छोटी सी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर घुस जाएंगे तो इंटरनेशनल रंग मिलेगा और ज़्यादा मजबूत होगा। भाई आपको भी पता है कि भारत में सिखों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सिखों के किसी रिलीजियस उसमें कहीं उनको रुकावट नहीं है, टोटल फ्रीडम है। किसी गुरुद्वारे पे हिंदू मुसलमान नहीं बैठा हुआ, गुरुद्वारे के कंट्रोल सारे सिखों के पास हैं। इनके किसी फेस्टिवल में कोई रोक रुकावट नहीं है, इनको किसी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में। अब इनके डोमेस्टिक उसमें आ जाएं तो जॉब्स पे, एजुकेशन पे, बिजनेस पे कहाँ सिखों को कोई प्रॉब्लम है। लेकिन क्या शो किया जा रहा है कि सिख हिंदू लड़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिख हिंदू नहीं लड़ रहे, ये कोशिश की गई थी खालिस्तानी उसमें, ठीक है। यही चीज़ आई क्रिश्चियन के ऊपर। भारत के चप्पे चप्पे में क्रिश्चियन है भाई, कहाँ नहीं है। साउथ में तो चीफ मिनिस्टर तक क्रिश्चियन बने हुए हैं। दिखाया क्या जा रहा है, हिंदू क्रिश्चियन मसला है, जबकि ये नहीं है। आपको भी पता है कि मणिपुर में क्या हुआ, जो हुआ गलत हुआ, लेकिन एक साजिश के तहत किया गया ना। यही मेवात में भी हुआ ना कि पथराव हिंदुओं के प्रोसेस पे हुआ, मरे ज्यादा हिंदू थे, लेकिन एक मौलवी के मरने को पूरी दुनिया में ब्रांडिंग की जा रही है कि हिंदू मुसलमान को मार रहे हैं। ये नहीं देख रहा कि मुसलमान कम्युनल लीडर्स वहाँ पे क्या साजिश रचा रहे थे। तो ये सारी पॉलिटिक्स हैं
इनके पास सिर्फ यही एक खाना रह गया जिसमें ये मोदी जी को बदनाम कर सकते हैं। अदरवाइज मोदी जी की पॉलिटिक्स सबके सामने है, देशवासी हैं, करप्ट नहीं है, डायनास्टिक नहीं है, दोस्तों को नहीं नवाजते, देश के लिए दिन रात काम करते हैं। पिछले 20-22 साल से पॉलिटिक्स में एक दिन छुट्टी नहीं की है। और आप क्या चाहते हैं? वो फिर रिजल्ट भी ला के दिया है। 2013 का भारत और 2023 के भारत में आप फ़र्क देख लें, खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज भारत कहाँ है। आप आज इतनी बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं कि भारत इंटरनेशनल लेवल पे ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा था 10 साल पहले भाई? तो ये सारी सिचुएशन है अजीज़ दोस्तों, जिससे मुझे लगता है कि ओपोजिशन सारे मिल जाएं, आसमान पे जाके छलांग लगा लें, कुछ भी कर लें, ये मोदी जी को नहीं हरा सकते। Thank you very much, Aziz Doston, for all your support. Kindly keep supporting.